नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा 70 के दशक में। ये जो आज की कहानी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, ये 70 के दशक की है। जिसके जो जिसने इस कहानी को भेजा है, उनका नाम है अजय कुमार। आइए, अजय कुमार की खुद की अपनी कहानी नहीं, उनकी सगे चाचा की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, 70 के दशक की है। ये कहानी है नंद किशोर जी का। 70 के दशक में नंद किशोर जी का उम्र लगभग 23-24 साल का रहा होगा। अब वो गांव में ही रहते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। उनका पिता का देहांत हो चुका था एक बीमारी से। अब जो उनका परिवार ने इलाज कराना चाहा, इलाज भी कराया, सब कुछ हो गया, लेकिन उनके पिता बच नहीं पाए। बड़ा सदमा सा लगा था नंद किशोर जी के दिमाग में। परिवार वैसे ही गरीब था। अब नंद किशोर जी के पिता का गुजरने के बाद अब वो परिवार सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रो रो का पूरा परिवार का हाल का बुरा हाल था। और सबसे ज़्यादा दुखी थे नंद किशोर जी। अपने पिता से बहुत उनका प्यार था, लगाव था। अब पिता के गुजर जाने के बाद एक तरह से वो अनाथ ही तो हो गए थे। अब उनके सर पर अपने पिता का साया जो नहीं था। गरीबी में वैसे ही उनका दिन निकलता था। पिता उनका कोई बड़े आदमी नहीं थे, खेतीहर मजदूर थे। गांव के लोगों का खेत बटाई पर लेकर के खेती करते थे। कभी सब्जी उगाते थे, कभी मक्का का फसल, जो सीजनली फसल होता था उगाते थे। और जब वो तैयार हो जाता था तो उसको बाजार में बेच करके और अपने घर का खर्चा चलाते थे। ऐसा ही जीवन चल रहा था। आज जब नंद किशोर जी, जब पिताजी उनके गुजर गए ना, तो बहुत घबरा चुके थे, बेचैन हो चुके थे कि अब मैं क्या करूँगा। मेरे पास में आय का कोई साधन नहीं है। और उस घर में सबसे बड़े तो वही थे। दिमाग काम नहीं कर रहा था उस वक्त में। परिवार के लोग वैसे ही अब बिखरे हुए पड़े थे, सबको संभालना था। और ये जिम्मेवारी अब नंद किशोर जी के ऊपर आ चुकी थी। नंद किशोर जी अपने दिल कड़ा करके अपने परिवार को, अपने माता, अपनी बहन, अपने छोटे भाई को संभालना शुरू किया कि आप लोग शांत रहो। ये तो दुनिया का दस्तूर है। जो इंसान इस धरती पर आया है उसको तो जाना ही एक दिन है। वो आज कोई आज जाता है, कोई कल जाएगा। जाना तो सबको एक दिन है। और जैसे तैसे अपने परिवार को उन्होंने समझा बुझा करके अब खड़ा किया कि अब मैं सब कुछ संभालूंगा, आप लोग चिंता मत करो। जैसे पिताजी घर चलाते थे ना, किसी चीज़ का तकलीफ नहीं होने देते थे, हम भी वैसे ही करेंगे। और इसके बाद वो जो खेत बटाई पर जैसे पापा लेते थे, अब वैसे ही नंद किशोर जी खेत लेकर के सब्जी उगाना और फसल उगाना शुरू कर दिए। उनका जो बटाई का खेत था ना, नदी के किनारे था। गर्मी के टाइम में वो नदी सूख जाती थी, और जब बरसात का मौसम आता था ना, तो नदी भर जाती थी, लबालब भर जाती थी। और सीजन था मक्के का। मक्का नंद किशोर जी लगाए हुए थे। मक्का लगभग तैयार था, लेकिन अभी पका नहीं था, खाने लायक हो चुका था। अब मचान बना करके मक्के का खेत में अब वो रखवाली कर रहे थे, ताकि जंगली जानवर आकर के मक्का का फसल के नुकसान न करे। और वो रात बरसात वाली थी। दिन से ही वैसे बारिश हो रहा था। अब रखवाली भी करना था, तो अपने मचान पर नंद किशोर जी अपने टॉर्च वगैरह लेकर के, गुलेल लेकर के आप पहुंच गए थे। और उधर जो उनका खेत था ना, खेत के पास में थोड़ी ही दूरी पर नदी वो थी।
अब वो भी नदी, अब बरसात का मौसम था तो वो भी भर चुकी थी। लबालब उसमें धाराएं तेजी से चल रही थी। हम मचान पर अपना बैठे हुए थे, खेत की रखवाली कर रहे थे और रह रह करके अपनी टॉर्च की रोशनी खेतों में चमकाते थे। और जहाँ लगता कि हाँ कोई जानवर है तो अपना गुलेल से उस जगह पर पत्थर भी मारते थे ताकि वो जानवर खेत को नुकसान ना पहुंचा पाए। और वैसे ही नदी की तरफ से जब आधी रात हो गई ना, तब एक शोर सा सुनाई पड़ा। वो शोर सुनकर के नंद किशोर जी यही समझे कि जरूर नीलगाय उधर से नदी के किनारे से अब हमारे खेत में अब घुसने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद नंद किशोर जी अपने जो टॉर्च था, टॉर्च की रोशनी अब उधर अपने खेत के साइड में कर दिए। लेकिन रोशनी तो पहुंच रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि नीलगाय है या फिर जंगली सुअर है या फिर क्या है। आवाज जरूर आ रही थी, एक अजीब तरह का वहां शोर था। अब इसके बाद बारिश जो थी ना, वो थोड़ा थम चुकी थी। अब नंद किशोर जी अपने मचान से उतरे, टॉर्च हाथ में लिए, गुलेल हाथ में लिए, और खेत के साइड में जो नदी का मुहाना था, अब खेत के मुंडेर के पास में, अब वहां पर आ चुके थे। लेकिन जब वहां देखे ना तो देखते रह गए थे। उनके खेत के मुंडेर के पास में एक सफेद वस्त्र में लड़की आज जैसे कोई ध्यान में मग्न हो, ध्यान लगा रही थी। आंखें बंद था और वैसी बैठी हुई थी ध्यान की मुद्रा में। और शोर शायद इसी लड़की की वजह से आया था। आखिर ये लड़की है कौन? आधी रात के बाद ये लड़की इस जगह पर क्या करने के लिए आई है? ये क्यों ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है? नंद किशोर जी कुछ समझ नहीं पाए थे उस वक्त में। अब वो आश्चर्य में थे। वो भी उनके मुंडेर पर वो लड़की बैठी हुई थी और आसपास में एक हवा का शोर सुनाई पड़ रहा था, जैसे तेज गति से हवा चल रही हो, साए 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 साए। और वही शोर सुन करके नंद किशोर जी को लगा कि जरूर उनके खेत में नदी के हिस्से की तरफ से कोई जानवर घुसने का कोशिश कर रहा है। और जब आंख देखे तो देखते ही रह गए। लड़की बहुत ही सुंदर सफेद वस्त्र में किसी परी के समान लग रही थी और आंखें बंद किए हुए जैसे साधना में लीन हो पूजा कर रही थी। अब उस पर टॉर्च की रोशनी भी अब चमका रहे हैं नंद किशोर जी। टॉर्च की रोशनी में लड़की की अब जो वस्त्र है ना, एकदम चमक रहे चांदी की तरह। और वो लड़की अपने ध्यान से टस से मस नहीं होती है। आखिरकार अब नंद किशोर जी थोड़ा डर जाते हैं कि भाई इतनी रात को ये लड़की मेरे गांव की तो नहीं हो सकती, जरूर किसी दूसरे गांव की होगी। ये कोई जादूगरनी है या फिर डायन है या फिर इस जगह पर ये क्या कर रही है। हिम्मत नंद किशोर जी का जवाब दे रहा था, डर के मारे डरे हुए लग रहे थे। हिम्मत नहीं हो रहा था कि उस लड़की के समीप जाए। और वो लड़की अभी भी जैसे ध्यान में बैठी हुई हो, उसको बाहर क्या चल रहा है, कौन देख रहा है, उसको कोई होश ही नहीं था। अब आंखें बंद है तो क्या देख सकती है। नंद किशोर जी आवाज लगाने लगे कि कौन हो तुम? तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? कोई जादू मंत्र कर रही हो क्या? क्या तुम डायन हो क्या? इस जगह पर मेरे खेत में क्यों आकर बैठी हुई? मेरे खेत के मुंडेर पर क्यों बैठी हुई है? अब डरते हुए नंद किशोर जी आवाज लगाना शुरू कर दिए, लेकिन वो लड़की जैसे बैठी रही, टस से मस हुई तक नहीं। आंखें बंद जैसे ध्यान की मुद्रा में अब लगी हो। डरते डरते नंद किशोर जी अब उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। अब वो आवाज नहीं लगाते हैं। अब इतना नजदीक पहुंच गए हैं कि बस उस लड़की को एक टक घूरते जा रहे हैं। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि बस नंद किशोर जी का उस पर जैसे दिल ही आ गया हो कि काश ये लड़की मेरी बाहों में होती, मेरी जीवन संगनी होती। ऐसी ही लड़की तो मैं अपने सपनों की दुनिया में देखता हूँ। तो क्या ये यही लड़की है जो मेरे खेत के पास में आके बैठी हुई है?
अब नंद किशोर जी सपने की दुनिया में जीने लगे थे। उस लड़की को देख करके मन ही मन कल्पना करने लगे कि ये लड़की मेरी वाइफ बन जाती, मेरी प्रेमिका बन जाती तो कैसा रहता। और उसी वक्त वो लड़की अपनी आंखें खोल देती है। और जैसे ही आंखें खोलती है ना, तो सामने नंद किशोर जी को देख करके एकदम डर सी जाती है, उठकर पीछे भागने लगती है। डर के मारे उसका चेहरा पीला सा पड़ जाता है कुछ पल के लिए। नंद किशोर जी उसको समझाने लगता है, अरे रुको रुको रुको, तुम में से डर क्यों गई? मैं तुझे कुछ करने थोड़ी जा रहा हूं। मैं तो तुम्हें देखा इस जगह पर बैठे हुए, और तब मैं तुम्हारे नजदीक आ गया। मैं जानना चाहता था कि तुम कौन हो। इतनी रात को, आधी रात के बाद मेरे खेत के मुंडेर पर तुम ध्यान के मुद्रा में बैठी हो, तो क्या हो तुम? कोई शक्ति हो, या फिर इंसान हो, या फिर कोई डायन हो? जो भी हो मुझे बताओ, मुझे जानना है। लेकिन मैं तुम्हारी सुंदरता देख करके और तुम्हारी ध्यान का मुद्रा देख के ये तो थोड़ा बहुत जान चुका हूं कि तुम ऐसी नहीं हो जैसा मैं सोच रहा हूं। जरूर तुम कोई शक्ति हो, शक्ति रूप हो। लड़की जब नंद किशोर की बातें सुनी ना, तब थोड़ा उसका डर कम हुआ, लेकिन अभी भी वो डरी हुई दिखाई दे रही थी। नंद किशोर जी को देख करके बार बार देखती, आंखें बंद करती, जैसे वो डरी हुई हो। नंद किशोर जी समझाने की कोशिश करने लगे कि आप मेरे से डरिए मत, मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस मैं आपको देखा ना तो बस देखता ही रह गया। आप मेरे समीप आइए, डरने की आवश्यकता नहीं है। और तब वो लड़की उसी जगह पर खड़ी रही, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। धीरे धीरे अब बिल्कुल नजदीक नंद किशोर जी पहुंच गए थे। और तब उनको महसूस हुआ कि अरे इसके बदन से खुशबू भी फूट रही है। नंद किशोर जी किस्से कहानी में पढ़े हुए थे कि ऐसी जो स्त्रियां, ऐसी लड़कियां जो दिखाई देती है ना, या तो अप्सरा होती है या फिर परी होती है। आइए, अब नंद किशोर जी को लगने लगा कि जरूर दोनों में से ये कोई भी हो सकती है। अब फिर वो लड़की के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। खुशबू बड़ा ही सुंदर उसके शरीर से निकल रहा था। अब खुशबू का एहसास सुन करके अब नंद किशोर जी ये समझ चुके थे कि ये जो भी लड़की है मेरा नुकसान तो बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी। ये कोई पवित्र आत्मा हो सकती है, इसके अलावा कोई चुड़ैल और डायन नहीं हो सकती। अब जो नंद किशोर जी खुद डरे हुए थे ना, अब उनका डर निकल चुका था। और वो लड़की को अब बिल्कुल पास होकर के अब उससे पूछने लगे कि आप हो कौन, और इतनी रात को इस मुंडेर पर, मेरे खेत के मुंडेर पर बैठ करके ये किस भगवान की आप तपस्या कर रही हैं, कौन सा साधना कर रही हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए। अब पहली बार वो लड़की नंद किशोर जी से अब बोलने लगी कि आप हो कौन, आप इस जगह में इस वक्त में क्या कर रहे हैं। नंद किशोर जी चौंकते हुए कहने लगे, अरे ये मेरा खेत है, जिस खेत के मुंडेर पर बैठी हूं ना, मैं यहाँ पर खेती करता हूँ। देखो ये फसल मेरी लगी हुई है मक्के की, इसकी रखवाली कर रहा हूँ। मैं एक शोर सुनाई पड़ा और तब मैं इस जगह पर आया, और तब मैंने तुम्हें देखा कि तुम इस जगह पर ध्यान में मग्न हो, और तब मुझे लगा कि तुम कोई जादूगरनी या फिर कोई डायन तो नहीं हो। डर तो मैं खुद गया था, लेकिन मैं तुम्हें ध्यान के मुद्रा में देखा ना, और तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, तुम गलत नहीं हो, तुम कोई अच्छी चीज हो, बिल्कुल पुण्य आत्मा की तरह। तो अपने बारे में थोड़ा बहुत आप बताओ ना, कौन हो आप? अब जो उस लड़की का डर था ना, वो बिल्कुल कम हो गया था। अब वो समझ गई कि लड़का ये मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और तब पहले वो पूछने लगी कि आप अपने बारे में बताओ, आप कौन हो? नंद किशोर जी अपने बारे में बताने लगे, देखिए मैं गांव में एक गरीब लड़का हूं, मेरे पिता का मौत कुछ दिन पहले ही हुआ है, और इसके बाद सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर में आ चुकी है। अब गरीबी से मैं जूझ रहा हूँ, गरीबी से निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। और देखिए इतनी रात को, बरसात के टाइम में इस जगह मचान पर आकर के अपनी खेतों की रखवाली कर रहा हूँ, जबकि सारे लोग अपने घर में चैन की नींद सो रहे हैं। आप इसी बात से समझ सकती हैं कि मैं कितना दुखी हूँ। हमारा परिवार
बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कभी घर में खाना बनता है, कभी नहीं बनता है। ये सब लड़की अब नंद किशोर जी की बात को सुन रही थी और बड़ा आश्चर्य से नंद किशोर जी को देख रही थी। और तब नंद किशोर जी अपनी बात पूरी कर चुके थे और तब उन्होंने लड़की की तरफ देखकर कहने लगे कि आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं। अब इसके बाद लड़की का भय, डर सब कुछ खत्म हो चुका था। अब फिर वो लड़की कहने लगी कि देखो, मेरे बारे में आप जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं आपकी दुख भरी कहानी सुनकर के मैं पसीज चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अच्छे मित्र बनो और मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आपको गरीबी से मैं बाहर निकालने की कोशिश कर सकती हूं अगर आप मेरे अच्छे मित्र बने तो। नंद किशोर जी तो यही चाहते थे कि उनकी गरीबी कैसे दूर हो, और वो अब टाइम आ चुका था। उस लड़की ने जब ये सब बात बोला ना, तो नंद किशोर जी को लगने लगा कि मैं सही जगह पर और सही टाइम पर पहुंच चुका हूं। अब ये लड़की मेरा दुख, दरिद्रता सब कुछ खत्म कर देगी। अब फिर वो लड़की उनसे बार बार कह रही थी कि देखिए, आप मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप मेरे को बुरी निगाह से नहीं देखोगे ना। नंद किशोर जी तो ना जाने कितने सपने संजो रखे थे उस लड़की के बारे में। काश ये मेरी प्रेमिका होती, ये मेरी पत्नी होती तो मेरी दुनिया ही बदल जाती। वो अब उस लड़की को समझा रहे थे कि देखिए, मेरे मन में तो ना जाने कितनी लालसा है, लेकिन इंसान की लालसा कभी पूरा नहीं होती। जितना वो लालसा करता है और आशा करता है कि मुझे और अच्छी चीज़ मिल जाए, उससे भी अच्छी चीज़ मिल जाए। हाँ, मेरे मन में आपके प्रति प्रेम है। अब मैं सही कहूँ तो मैं देख करके आपको अपना प्रेमिका मान चुका हूँ। चलिए, प्रेम का ना सही, हम दोस्ती कर लेते हैं। तब लड़की खुश हो गई, कहने लगी कि ठीक है, चलो हम आज से दोस्त हुए। और सुनो, आप मेरे बारे में कुछ भी पूछोगे नहीं। जब टाइम आएगा तो मैं खुद आपको बताऊंगी। और इसके बाद वो लड़की नंद किशोर जी को लेकर के नदी किनारे किनारे टहलने लगी। नंद किशोर जी के मैंने बारे में सब कुछ और जानकारी ले रही थी, और उनका रहन सहन कैसे हो रहा है, गांव के लोग क्या करते हैं, कैसे बसर करते हैं, सब कुछ जानकारी ले रही थी। और नंद किशोर जी हंसी खुशी हर बात को बता रहे थे। और ऐसे ही समय बीतता गया। 3 बज गया सुबह का। और तब वो लड़की कहने लगी कि देखिए, मुझे अब जाना होगा। अब अगर मैं नहीं गई तो वो द्वार बंद हो जाएगा, और फिर मैं इस जगह पर फंसी रह जाऊंगी, और फिर मुझे सारा दिन सारा रात इंतजार करना पड़ेगा उसी टाइम का। और वो जब टाइम कल आएगा तो मुझे अब जाने दीजिए। अब तो आज के लिए इतना बातचीत काफ़ी है, फिर मैं कल आऊँगी। वैसे मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन आपसे मेरी दोस्ती हो गई है और मैं आपसे बहुत खुश भी हूँ, तो इसी वजह से मैं आपसे अब हर रोज़ आया करूँगी, आपसे मिला करूँगी। लेकिन शर्त वही है कि आप मुझे बुरी निगाह से कभी नहीं देखेंगे। हम अच्छे मित्र की तरह रहेंगे। अब नंद किशोर जी तो यही चाहते थे। आप बोल दे कि ना ना, मैं कभी बुरी निगाह से आपको नहीं देखूंगा, ये मेरा वादा रहा। हाँ, जब आपकी इच्छा हो तभी हम प्रेम करेंगे। अब वो लड़की मुस्कुरा दिया। इसके बाद कहने लगी, मुझे जाना होगा, अब जो बात होगी कल होगी। इसके बाद नदी के किनारे और उसी जगह पर उनके खेत के पास जो नदी लबालब भरी हुई थी, और उस जगह पर आ गई। और नंद किशोर जी कहने लगी, आप नदी के किनारे पर खड़े हो, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। नंद किशोर जी हैरान थे। वो नदी में उतरती जा रही थी, और नंद किशोर जी कह रहे, अरे तुम कहाँ जा रही हो? नदी के अंदर में पानी गहरा है, देखो बाढ़ आया हुआ है। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि आप डरिए मत, मेरा जो जाने का रास्ता है ना, इसी जगह से है। मेरा जो द्वार है अभी खुला हुआ है। अगर मैं देर करूंगी ना
तो मैं जा नहीं पाऊंगी, वो दरवाजा बंद हो जाएगा, मुझे अब जाना ही होगा। और उसके बाद लड़की गहरे पानी में चलती जाती है। आखिरकार वो पानी के अंदर डूब जाती है। बस पानी के अलावा वहां पर कुछ नजर नहीं आता। नंद किशोर जी एकदम हैरान रह जाते हैं। उस लड़की को पानी में डूबते हुए देख करके बेहद डर जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? पानी के अंदर में कोई दरवाजा कैसे हो सकता है? उनको अब समझ से परी ये बात थी। आखिरकार अब वो अपने खेत में लौट आए, क्योंकि वो लड़की तो अपने ना जाने कहाँ चली गई थी पानी में डूब करके। वो कल मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका अंदाजा अब नंद किशोर जी के पास में नहीं था। लेकिन लड़की ने वादा करके गई थी कि हम कल मिलेंगे। वैसे मैं अब बाहर तो नहीं आना चाहती थी अपनी दुनिया से, लेकिन तुम आप मेरे दोस्त बन चुके हो ना, अब मैं अब तुमसे रोज मिला करूंगी। लेकिन शर्त वही रहेगा कि तुम मुझे उस नज़र से नहीं देखोगे, उस नज़र से मुझे डर लगता है। इसके बाद नंद किशोर जी के पास अब इंतजार के अलावा और था ही क्या। खेत के मचान पर चले गए, अब अपनी रखवाली करने लगे। सुबह हुई तो अपने घर चले गए। लेकिन ये बात ना तो अपने परिवार से बताया, ना अपने दोस्त मित्रों से। इस बात को अपने दिल के अंदर में रखा था। और लड़की ने भी बताया था कि ये बात किसी से बोलिएगा मत। अगर आप बात किसी से बता दिए ना तो हम आपसे दोबारा नहीं मिल पाएंगे। ऐसी डर से बताना तो चाहते थे अपने दोस्तों से कि मैं आज एक ऐसी लड़की से मिला हूँ, लेकिन वो अपने मन के अंदर बात सब कुछ छुपा के रख गए थे। अब फिर रात हुई, फिर खेत में रखवाली के लिए पहुंच चुके थे नंद किशोर जी, अपना टॉर्च, गुलेल, डंडा सब ले करके, और मचान पर बैठ करके रखवाली करते। और ज़्यादातर उनकी निगाहें नदी के साइड में रहती थी। धीरे धीरे अब रात गहराती जा रही थी। आधी रात हुई, फिर वही शोर सुनाई पड़ा, जैसे वहां पर तेज हवाएं चल रही हो, साय साय की आवाज हो रही हो। और जब आवाज सुनाई पड़ा ना, तब नंद किशोर जी समझ गए कि वो सुंदर लड़की अब आ चुकी है, मचान से उतर चुकी है। और फिर उस नदी के किनारे अपने खेत के पास, मुंडेर के पास पहुंच गए थे। वो लड़की उसी जगह पर वैसे ही साधना में लीन दिखाई दे रही थी। आप समझ गए थे कि इस लड़की को छेड़ना नहीं है, जब तक साधना में है इसको बैठे रहना है। आखिरकार आधा घंटे के बाद वो लड़की खुद आंखें खोल देती है और फिर उठ के खड़ी हो जाती है। सामने में नंद किशोर जी दिखाई देते हैं। वो लड़की खुश हो जाती है और कहने लगी, अरे वाह, आप मेरा इंतजार कर रहे थे। नंद किशोर जी बोले, हाँ, आपने न जो बोला था कि मैं आपसे कल मिलूंगी, तो मैं तो सारी दिन आपका इंतजार करता रहा, सारी रात इंतजार करता रहा। बस मेरी आंखों में आप ही आप हैं, आपके अलावा कोई है नहीं। अब नंद किशोर जी अपनी दिल की बात उस लड़की से बताने लगे थे और वो लड़की नंद किशोर जी की बातें सुन करके खुश हो रही थी। आप फिर कहने लगी, आप मेरे से इतना प्रेम करते हैं, आप इतना मुझे चाहते हैं। तब नंद किशोर जी कहने लगे कि हाँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ आपसे, और जब से आप मिली हो ना, मेरी नज़रों के आप ही घूम रही हो। हमेशा लगता है कि सामने ही आप खड़ी हो, आपका चेहरा मुझे झलकता रहता है। अब मैं तो बेहोशी की हालत में रहता हूँ, ना सही ढंग से खाना खाता हूँ, ना दोस्तों से बात करता हूँ, बस आपकी याद सताती रहती है। अब एक तरह से नंद किशोर जी उस लड़की को अब बहुत बताते हैं कि मैं बहुत आपको चाहता हूँ, और लड़की उनके शब्द जाल से फंसती चली जाती है। वो भी अब समझ जाती कि अरे, ये लड़का मुझसे इतना प्यार करता है। आखिरकार वो भी अब अपना दिल जैसे दे बैठती है नंद किशोर जी के। अब फिर दोनों की अब एक तरह से गहरी दोस्ती हो जाती है। अब वो नदी के किनारे किनारे एक महुआ के पेड़ के पास वो पहुंच जाती है। वो विशाल महुआ का पेड़ है और उसके नीचे वो दोनों बैठ करके अपनी प्रेम की बातें एक दूसरे से कहने लगते हैं। अब नंद किशोर जी उस पोजीशन में आ गए थे। अब लड़की भी उनकी दिल की बात समझ रही थी और नंद किशोर जी अब उसको छूने लगी,
सर पर हाथ फेरने लगे, प्रेम करना चाहते थे उससे। तभी वो लड़की जैसे होश में आई और कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे छू छू सकते हो, लेकिन आपसे मैं वो काम प्रेम नहीं कर सकती। अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। जिस दिन वक्त आएगा मैं खुद आपको बताऊंगी। अब हम बैठकर एक अच्छी दोस्त की तरह बातें कर सकते हैं। आप मुझे छू सकते हो, लेकिन वो चीज़ करने का कोशिश मत कीजिएगा। वो दिन जब आएगा मैं खुद आपसे कहूँगी। और इसके बाद वो लड़की अब नंद किशोर से थोड़ा अलग हट चुकी थी, क्योंकि नंद किशोर जी बहक रहे थे और लड़की बार बार उनको समझा रही थी कि देखिए, संभालिए संभालिए अपने आप को, मैं ज़रूर आपसे मिलूंगी, मैं ज़रूर कहूँगी, लेकिन आज वक्त नहीं है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं तो आपको गरीबी के बारे में सोच रही थी कि कैसे आपको गरीबी से निकाला जाए, उसके बारे में मैं सब कुछ सोच रही थी और मैं निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि मुझे क्या करना है। और फिर वो अपने हाथ में से एक अंगूठी निकालती है, चमकती है अंगूठी, जैसे किसी धातु, सोना या किसी अन्य धातु से बना हुआ वो चमकती हुई अंगूठी अब दे देती है नंद किशोर जी को कि आप इसको पकड़िए। उस अंगूठी को देखते हैं नंद किशोर जी और कहते हैं, इसका मैं क्या करूं, ये सोना है, ये बेचने में कितना का होगा, इसे हमारी गरीबी कैसे दूर होगी। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगती है कि मैं आपको बेचने के लिए थोड़ी कहा है, मैं बोला हूं इसको संभालिए। देखिए, इसको पहनना नहीं है, कहीं आप अपने अंगुली में डाल करके पहन ले तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसको आपको संभाल के रखना है, अपने ऐसे जगह पर रखिएगा जो किसी के नज़र में नहीं आ सके। ना इस जो अंगूठी है इसको आप शो ऑफ करना है, ना किसी को दिखाना है, बस ऐसे स्थान पर छिपा कर रखना है जो लोगों की नज़र में नहीं आ सके। अब जो नंद किशोर जी सारी बातें सुन रहे थे, अब कहने लगे, इससे मुझे फायदा कैसे होगा, मैं कैसे गरीबी से बाहर निकलूंगा, जब मैं इसको छिपा के ही रख दूंगा तब कैसे क्या होगा। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि वही तो मैं पूरी बात बता रही हूँ, जब आपने घर में इसको आप सही ढंग से संभाल कर रखोगे बिना किसी के दिखाए हुए, तब इसका असर आपके पास में होगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं, धीरे धीरे असर होगा। और मैं आपको पक्का वादा करती हूँ कि देखना कुछ दिनों में आपकी स्थिति जरूर बदलेगी। मेरी बात को मानिए और इस चीज़ पर आप विश्वास कीजिए। अब नंद किशोर जी तो उस लड़की से प्रेम करने के अब मगन थे, लेकिन वो टाल गई। वो कहने लगी कि नहीं, अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तो मैं खुद आपसे मिलूंगी, बताऊंगी कि हाँ अब सही वक्त है। लेकिन चलो, ये कुछ तो दी, अंगूठी ही दी, चलो देखते हैं, अब अपने घर पे ले जाते हैं और फिर देखते हैं इससे फायदा क्या होता है। नंद किशोर जी उस अंगूठी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उनको लगा कि ये सोने की अंगूठी है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ रुपए की होगी, अगर हम इसको बेचेंगे भी तो हमारी इससे गरीबी दूर थोड़ी होगी। चलो जैसे कहती है वैसे करके देखते हैं। और वो लड़की उसी टाइम पर, जो कल वाला टाइम पर, फिर वो उस जगह से उठ खड़ी और कहने लगी कि नंद किशोर जी, मैं अब अपने घर जा रही हूँ। नंद किशोर जी कहने लगे थोड़ी देर और बैठो। और तब वो लड़की कहने की, नहीं, अगर मैं लेट हुई ना तो मेरा दरवाज़ा बंद हो जाएगा और मैं फंस जाऊंगी, मुझे फिर परसों तो मैंने कल की रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा और घर वाले मुझे ढूंढने के लिए अब बेचैन हो जाएंगे, मुझे अपने घर भी जाना है, अपने परिवार में भी जाना है। और इसके बाद वो लड़की चल देती है उसी जगह पर जहाँ पिछली रात को पानी में उतरी थी और आज भी पानी में उतरती जाती है। अब नंद किशोर जी देख चुके थे जो कल की रात में जैसे लड़की ने किया था, पानी में धीरे धीरे अंदर जा रही है और आखिरकार लड़की पानी में पूरी तरफ से डूब गई थी। अब फिर वो नजर नहीं आए, जैसे वो पानी में सीढ़ी उतर रही हो, एक एक सीढ़ी उतरती हुई और लास्ट सीढ़ी तक पहुंच गई हो, उस दरवाजे तक पहुंच गई हो। तो पानी में दरवाजा कैसा हो सकता है, जैसे लड़की कह रही थी। अब जो नंद किशोर जी थे ना, मन में सोचने लगे कि इस दरवाजे को खोज किया जाए।
और वो दरवाज़ा मिल गया ना तो हम उसकी दुनिया में पहुंच सकते हैं। और फिर तो हमारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा। अब उन्होंने अपना दिमाग उल्टा घुमा दिया था। अब सुबह में अंगूठी लेकर अपने घर गए, जैसा लड़की ने बताया था। अब वैसे ही अंगूठी को अपने जो किताब स्कूल के टाइम में किताब रखते थे और उसी किताब के बक्से में एक रुमाल में बांध करके सुरक्षित रख दिए, लोगों के बिना दिखाए हुए। ना तो अपने परिवार में किसी को बताए, ना अपने दोस्त मित्रों को बताए। लेकिन वो उस नदी में उतरना चाहते थे, उस दरवाजे को ढूंढना चाहते थे कि आखिर वो दरवाजा वहीं तो होगा जहां वो लड़की पानी में चलती जा रही है। दिन निकल चुका था, खेत में आ चुके थे और उस नदी में आज अंदर जाना चाहते थे। जैसे लड़की गई थी ना उस जगह पर, वही दोपहर का टाइम हो गया और हिम्मत जुटा करके आखिरकार वो उसी पानी में उसी जगह पर उतर चुके थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वहां कोई सीढ़ी नहीं थी, वहां तो कीचड़ ही कीचड़ ना नदी का, और नदी पूरा लबालब भरी हुई थी। जितना अंदर जा रहे थे कीचड़ में पैर धंसता जा रहा था और वो इतना गहरे पानी में पहुंच गए कि वो डूबने ही लगे थे, लेकिन तैराक थे। इसलिए वो अब उस जगह पर खोजबीन करने लगे, पानी के अंदर डुबकी लगा करके उस दरवाजे को ढूंढने लगे। लेकिन वहां कोई दरवाजा था ही नहीं। बहुत उन्होंने कोशिश कर लिया, लेकिन कोई दरवाजा वहां पर नहीं मिला। आखिरकार वो पानी से निकल चुके थे, थक भी चुके थे और वो मान चुके कि लड़की झूठ बोल रही है। अगर वहां दरवाजा होता तो जरूर उनको मिलता। चलो आज मैं उस लड़की से पूछूंगा कि दरवाजा मुझे दिखाए। खैर, अब जो उनका काम था रखवाली का, वो अपना रखवाली करने लगे। शाम जैसे हुई घर की तरफ चल पड़े, भोजन भी करना था और इसके बाद खेत में दोबारा वापस भी आना था रखवाली के लिए। रात हुई, मचान पर आ चुके थे भोजन वोजन करके, अब पूरी अपना टॉर्च गुलेल वगैरह ले करके। हाँ, जानवर कुछ खेत में जरूर आए थे और उसके पीछे उन्होंने गुलेल भी चलाया था। जब वो नहीं भागे तो टॉर्च लेकर के डंडा लेकर दौड़े थे और तब जानवर भागे थे और तब तक आधी रात हो चुकी थी। और जैसे ही मचान पर पहुंचते हैं वो साए साए की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो आवाज़ सुन करके वो समझ गए कि वो लड़की आ चुकी है। जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो लड़की उसी ध्यान में मग्न दिखाई देती है और फिर उस लड़की को छेड़ते नहीं है, ना आवाज़ करती है। आधा घंटे के बाद वो लड़की खुद ब खुद आँख खोल देती है और फिर नंद किशोर जी को आवाज़ देती है, कब से खड़े हो? तब नंद किशोर जी बोलते, जब से तुम आई हो। मैं तो समझ गया था, वो हवा की आवाज़ मुझे साए साए सुनाई पड़ता है जब तुम इस जगह पर आ जाती हो। वो लड़की मुस्कुरा करके अब उठ खड़ी होती है और नंद किशोर जी के हाथ पकड़ करके नदी किनारे चलने लगती है। उस महुआ के पेड़ के पास पहुंच जाती है और फिर वहां पर दोनों लोग बैठ जाते हैं। बातचीत का शुरुआत हो चुका है। अब धीरे धीरे अब वो मेन पॉइंट पर नंद किशोर जी आते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं आज दोपहर में उस जगह पर उस दरवाजे को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वहाँ कीचड़ के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। मैं तो पानी में डुबकी भी लगाया, मैं तो तैराक हूँ, मुझे नदी में तैरना अच्छा भी लगता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं दिखा। लड़की मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, आपको वो दरवाज़ा कभी नहीं दिखेगा। आप चाहे नदी का सारा पानी निकाल दो और तब भी वो दरवाज़ा आप देख नहीं पाओगे। हमारी दुनिया का रास्ता है, आप उस दुनिया में पहुंच नहीं पाओगे, ना उस दरवाजे को आप देख पाओगे। तो आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। क्या पता कभी वो दरवाज़ा आपको नज़र आ जाए और गलती से आप उस दरवाजे में प्रवेश कर जाओ तो अब उस दरवाजे से आप वापस नहीं आ पाओगे। आप उस दरवाजे में, उसी दुनिया में कैद होकर रह जाओगे। आप तड़पोगे अपने परिवार के लिए कि मैं अपने परिवार के पास आऊं, लेकिन आप निकल नहीं पाओगे। अब सारी जिंदगी आपका वहीं बीत जाएगी। आप बूढ़े हो जाओगे, आप मर भी जाओगे, लेकिन उस दरवाजे को आप दोबारा से पार नहीं कर पाओगे। तो ऐसी गलती आप दोबारा मत करना।
लड़की बहुत समझा रही थी और नंद किशोर जी जब उन्होंने सोचा कि अरे अगर मैं उस दरवाजे में घुसा तो मैं वहीं पर अंदर ही कैद हो जाऊंगा। नहीं बाबा, मुझे दोबारा उस नदी में जाना नहीं है, ना वो दरवाजे को मुझे ढूंढने की जरूरत है। और तब अपने प्यार के मुद्रा में फिर आ चुके थे। उस लड़की के पास आते ही प्यार का एहसास होने लगता था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी और शरीर से खुशबू निकलता रहता था और खुशबू इतना मादक होता था कि बस नंद किशोर जी अपने होश हवास खो जाते थे। लगता था कि बस ये लड़की मेरी बाहों में आ जाए और बस मैं इससे प्यार करता रहूं। यही तो इनकी दिली ख्वाहिश थी। लड़की उनको फिर आज झटक दिया कि नहीं नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज ये नहीं हो सकता है। जब वक्त आएगा तो मैं खुद बताऊंगी। आप बताओ, जैसे मैंने तुम्हें अंगूठी दिया था उसको ऐसे रखा है ना? तब नंद किशोर जी कहने लगे, हाँ मैंने ऐसा ही रखा है, संभाल के रखा है। और तब वो लड़की कहने लगी कि अब देखना धीरे धीरे तुम्हारी जो घर की सब कुछ गरीबी है ना दूर होने लगी। और तब नंद किशोर जी कहने लगे, कैसे होगी? वो अंगूठी क्या करेगी? वो तो बक्से में मैं बंद कर रखा हूं। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, अरे अब देखते जाओ आपका जीवन कैसे बदलता है। और इसके बाद अब सुबह का वही टाइम हो चुका था, 3 बजने के आसपास। और लड़की फिर उठ के चल दी उसी जगह पर। आज जैसे पानी के अंदर में सीढ़ी बनी हो और वो सीढ़ी एक एक करके उतरती जा रही हो, आखिरी सीढ़ी पर पहुंच करके पानी में गायब हो चुकी थी। और उस जगह पर नंद किशोर जी दोपहर में अच्छी तरह से खोजबीन कर चुके थे, लेकिन वहाँ ऐसी कोई सीढ़ी और ना कोई दरवाजा था। वहाँ ऐसा कुछ नजर ही नहीं आया था। अब नंद किशोर जी उस लड़की से बहुत प्रभावित थे और वो बहुत प्रेम करते थे। उनका लालसा यही था कि बस लड़की से एक बार शारीरिक संबंध कैसे भी बना ले। उनका मन का इच्छा यही करता था। और लड़की अब उनको धकेल देती थी, नहीं आज नहीं, आज नहीं, वक्त आने दो, अब फिर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। वो वक्त कब आएगा वो लड़की कभी बता ही नहीं रही थी। आखिरकार लालसा उनके मन में ही रह गया था। आप अपने घर पर रोजमर्रा का काम कर रहे थे और आखिरकार अब उनका एक रिश्तेदार आ चुका था, दूर का रिश्तेदार। जब उनके पापा जिंदा थे ना तो कभी कभी आते थे और दोनों में गाढ़ी दोस्ती हुआ करती थी। और रिश्तेदार आ चुका ना तो देख करके हैरान थे। अब जो भी स्वागत करना था, जो उनके घर में उस टाइम मौजूद था, उसने अब नंद किशोर जी उनका स्वागत किए। परिवार वालों ने अब एक तरह से स्वागत भी अच्छी तरह से किया। जो भी उनके घर में उस टाइम में जो चाय पानी पिलाना, नाश्ता कराना, सब कुछ किया। पूछने का कारण पूछा कि आप बहुत दिनों के बाद में आए हो, पिताजी के गुजरने के बाद, तो अपना मतलब बताइए, कैसे आना हुआ? तब वो जो उनका रिश्तेदार था दूर का कहने लगा कि देखो भाई, तुम्हारे पिता के मेरे ऊपर बहुत उपकार हैं और उनका कुछ दिया हुआ मैं लौटाने के लिए आया हूँ। मेरे मन में हमेशा कचोट रहा है। तुम्हारे पिता ने कुछ रुपए मुझे उधार दिए थे आज से कुछ साल, बहुत साल पहले, और वो पैसा मैं आज तक लौटा नहीं पाया हूँ। अगर उसका शुद्ध ब्याज जोड़ा जाए तो आज के टाइम में काफ़ी रुपया होता है, लेकिन उतना रुपया मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन मैं वो सारा रुपया आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये रुपया मैं रखना नहीं चाहता। मैं इस रुपये को जल्द से जल्द वापस करने का सोच रहा हूँ। ये रुपया जो है ना, आप रख लीजिए। अब जो नंद किशोर थे, उनका परिवार था कि ये अचानक इस रिश्तेदार को क्या हो गया, कैसा रुपया, हम तो जानते भी नहीं थे, कब हमारे पिता ने इसको दिए थे, किन हालात में दिए थे। और तब उससे पूछने लगे कि इसके बारे में मुझे हमें जानकारी नहीं, हमारे पिता ने कभी इस बारे में बताया भी नहीं। और तब रिश्तेदार कहने लगा कि तुम्हें पता भी नहीं होगा, ना तुम्हारे परिवार में किसी को पता होगा। जब तुम्हारे पिता तुम्हारी उम्र के थे ना, और तब उनका जो रहन सहन था परिवार का अच्छा था, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी थी। अब तुम्हारी जो पिता की बहनें थी
अब उनको एक तरह से शादी ब्याह भी करना था। खेत बेच करके अपना वो रिश्ता कर रहे थे अपने बहनों का, और उनमें से कुछ रुपया मुझे ज़रूरत पड़ी थी। तब उन्होंने दे दिया था कि जा तू अपना काम कर। और उस रुपया से मैं अपना छोटा मोटा बिजनेस करना शुरू किया, और उसी रुपये की वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अब मैं जल्द ही बाकी रुपया भी आपको लौटाऊंगा। जैसे ही मेरे पास में नगद रुपया आता है, अब मैं लेके आ जाऊंगा। सारे परिवार के लोग हैरान थे, और रुपया लाखों में था भाई। अब तो जैसे नंद किशोर जी का विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस लड़की की कही हुई बातें बिल्कुल सत्य हो रही थी कि तू देखते जा तेरा दिन कैसे लौटता है। अब वो वही सब तो हो रहा था। अब नंद किशोर जी आश्चर्य में डूबे हुए थे, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे थे कि ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। वो जो घर में अंगूठी रखे हुए हैं, इसी वजह से हो रहा है। नहीं बता पाए। उस लड़की ने हिदायत दी थी कि अगर इसके बारे में तुम बताओगे ना तो सब कुछ गायब हो जाएगा, पहले की तरह तुम हो जाओगे, अब मैं फिर तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। इसीलिए वो दिल में सारी बातें रखे हुए थे। बस यही समझ रहे थे कि इसकी कही हुई बातें अब धीरे धीरे सब कुछ सच नजर आ रही है, सत्य होती जा रही है। तब उस लड़की पर अटूट विश्वास उनका और हो चुका था। आखिरकार रात हुई, उस लड़की से दोबारा मुलाकात हुई। तब वो लड़की ने पूछा कि बताओ आज तुम्हारे घर में क्या क्या हुआ, कुछ बात बनी, कहीं से पैसा कौड़ी आया? तब नंद किशोर जी बताने लगे कि हाँ पैसा आया ना। सारी रिश्तेदार की बात बताने लगे कि मेरे पिताजी जब मेरी उम्र के थे तब उन्होंने कुछ रुपया उनको उधार दिया था, और उस रुपया से उन्होंने अपना कारोबार किया, और उसी रुपये से आज वो धन्ना सेठ बने हुए हैं, और वो लाखों रुपए दे के गए हैं। कहे हैं कि और पैसा है, जैसे उनके पास में नगद आएगा वो पैसे आपको दे देंगे। ये तो कमाल कर दिया आपने। लड़की मुस्कुराती रही, कहने लगी कि इस रुपये को आप खर्च मत करना नाजायज, इस रुपये से आप कोई छोटा मोटा बिजनेस को स्टार्ट करो। देखो इस रुपये से आपकी बरकत होगी, जैसे आपके रिश्तेदार को हुई है ना, वैसे ही इस रुपये से आपकी भी बरकत होगी। इस रुपये को आप सही काम में लगाना, देखना एक दिन आप भी उसी धन्ना सेठ की तरह हो जाओगे। वाकई में अब नंद किशोर जी को विश्वास होने लगा था कि लड़की सच बोल रही है। लेकिन जैसे ही उसके समीप आते थे ना, मन बहकने लगता था। वो जो शरीर से उसकी खुशबू फूटती थी ना, वो उस खुशबू को अब सूंघ करके मदहोश हो जाते थे, जैसे दारू का नशा उनके सर पर सवार हो जाता था। वो बहकने लगते, उस लड़की को पकड़ने लगते, और लड़की मुस्कुरा के कहते कि नहीं आज नहीं, आज नहीं, फिर कभी वो टाइम आएगा मैं खुद आपसे कहूंगी। आप नंद किशोर जी पूछने लगे कि वो टाइम कब आएगा, कब हम एक होंगे, कब हम मिलेंगे, वो टाइम तो बताओ, अब मुझसे रहा नहीं जाता। लड़की मना करने लगी कि देखो आप संयम रखो, जब टाइम आएगा, वक्त आएगा तो मैं खुद आपसे मिलूंगी, और वो मेरी आखिरी रात होगी आपसे। जब हम मिल लेंगे ना, फिर हम दोबारा आपसे मिल नहीं पाएंगे, तो थोड़ा आप पर अपने आप पर कंट्रोल भी रखो। मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं आपसे लंबा दोस्ती चाहती हूँ। जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखोगे तब हम कैसे दोस्त लंबे समय तक चल पाएंगे। लेकिन नंद किशोर जी को ना जाने क्या हो जाता था, जो वो लड़की के समीप पहुँचते और उस खुशबू में खो जाते थे, मदहोश हो जाते थे, और कहते कि दुनिया भाड़ में जाए, मैं अमीर बनूं या ना बनूं, बस एक बार इस लड़की को मैं पालूं, यही तो मेरी चाहत है, यही तो मेरा खजाना है, बस यही मुझे चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लड़की समझाती थी कि आप धैर्य रखो, पहले आप इस काबिल बन जाओ जो मैं आपको बनाना चाहती हूँ। लड़की कहती कि थोड़ा सा दूरी बना के मेरे से रहो, मेरे इतने नज़दीक मत आया करो। अब नंद किशोर जी वही कर रहे थे जो लड़की चाहती थी, लेकिन मन में अफसोस जरूर आता था
कि काश ये लड़की मेरी बाहों में होती, मैं इससे प्यार करता। दिली ख्वाहिश जो थी, खूबसूरत इतनी थी कि बस नंद किशोर जी की होश उड़ जाता था उसकी खूबसूरती देख करके। और उसके कपड़े चमकते भी रहते थे चांदी की तरह से। खैर, इसके बाद उस लड़की ने अब रास्ता बताया कि उस रुपये को आप सही उपयोग में लाओ और छोटा मोटा एक बिजनेस स्टार्ट करो। आप फिर वो पूछने लगे कि मुझे तो कोई बिजनेस का आइडिया नहीं है, मैं कौन सा बिजनेस करूं, क्या करूं मैं। और तब लड़की कहने लगी कि आप कोई कपड़े का व्यापार कर लो, अच्छे अच्छे कपड़े आप खरीदो और उसको बेचो और देखो उसमें आपकी बरकत शुरू हो जाएगी। अब फिर नंद किशोर जी वही काम का शुरुआत कर दिए। कपड़ा खरीदे और फिर बाजार में सर पर ले जा करके कुछ कपड़ा लेकर के शुरुआती काम उन्होंने किया। और कपड़ा वो बाजार में जाते ही धड़ाधड़ बिक जाता था। और धीरे धीरे उस काम में उनको फायदा भी होने लगा। अब सर पर लेके जाते थे, अब पैसा तो अब आ ही चुका था। फिर उन्होंने साइकिल भी खरीद लिया। अब उस जमाने में साइकिल भी एक महत्व रखता था। साइकिल पर कपड़ा लेकर के बाजार में जाते, और बाजार में जैसे ही बाजार लगता, अब कपड़ा कुछ ही टाइम में उनका बिकना शुरू हो जाता था। अब कुछ ही घंटों में कपड़ा खत्म भी हो जाता था। अब नंद किशोर जी की समझ में आ गया कि भाई यही काम हमें करना चाहिए। अब हम एक छोटा सा दुकान ले लेते हैं। और नंद किशोर जी ने अब उन्हीं पैसों से छोटा सा एक दुकान खरीद लिया और दुकान में अपना कपड़ों का व्यापार शुरू कर दिया। रात के टाइम उस लड़की से जाके मिलते थे, प्रेम करने का इच्छा जताते थे, लेकिन लड़की मना कर देती थी कि देखो मुझे दूर रह करके अब बातें किया करो, तुम मेरे नज़दीक आते हो ना तो बहकने लगते हो। एक बार हम मिल लिए ना तो मैं फिर तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। अब मन महसूस करके नंद किशोर जी रह जाते कि चलो अब क्या कर सकते हैं, लड़की ना जाने कब इसकी इच्छा होगी, कब हम मिलेंगे। इस तरह बाजार दुकान सब कुछ अपना करने लगे। धीरे धीरे दिन अब बढ़ने लगा। महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर में वो एक अच्छे व्यापारी बन चुके थे उसी छोटे दुकान में। अब उन्होंने 2 लड़कों को भी रख लिया था। घर के हालात एकदम बदल चुका था। वो जो उनके रिश्तेदार थे ना, वो बकाया पैसे भी ला करके उनको दे दिया। अब उन पैसों को भी अपने कारोबार में लगा लिया। अब छोटे दुकान से एक बड़ा दुकान बना दिए थे। नौकर चाकर सब हो चुके थे। अब तो उनकी दिन दशा सब कुछ बदल चुकी थी। लेकिन ये सब होने के बाद भी वो रात को उस जगह पर जाते थे, उस महुआ के पेड़ के पास में। वो लड़की उनसे मिलती थी। अब दिन दुनिया की बातें होती थी। अब दोस्ती तो पक्की वाली थी ना। आज जैसे उस लड़की को छूने की कोशिश करती, लड़की हड़का देती, दूर रहो मेरे से। लड़की हड़काती तो दूर हो जाती। समझ जाते कि एक बार इस लड़की को पा लिया ना, दोबारा ये लड़की नजर नहीं आएगी, जैसे कह रही है। आखिरकार अब इतना पैसा उनके पास आ चुका था, दुकान और उन्होंने ले लिया। अब उनकी हालात बिल्कुल बदल चुकी थी। परिवार वाले अब नंद किशोर को शादी करने का जोर लगा रहे थे कि देखो अब तुम्हारे पास धन दौलत हर चीज आ चुका है, अब तुम अपने लिए शादी भी तो करो। लेकिन शादी नहीं करना चाहते थे। उनकी नज़र में तो वही परी थी और उससे अब मिलना चाहते थे और इसके बाद कोई डिसीजन करना चाहते थे। आखिरकार उस लड़की से जाके मिले और वो अपने दिल की इच्छा बताए कि परिवार वाले अब मेरा रिश्ता कराने की कोशिश कर रहे हैं, अब तुम क्या करती हो। लड़की सोच में पड़ गई। अब फिर कहने लगी कि हाँ, तुम इस काबिल तो हो ही चुके हो, अब तुम्हारे पास में धन दौलत सब कुछ आ चुका है, अब तुम्हें शादी कर ही लेना चाहिए। लेकिन नंद किशोर जी कहने लगे नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ में अब हम बिस्तर नहीं होंगे, मेरा तो अपना एक तरह से प्रण किया हुआ है, हाँ तब तक मैं गैर लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगा, ना शादी करूंगा, ये तो मेरा एक तरह से प्रण है। अब लड़की समझाने लगी कि देखो
जब तुम्हारे माँ बाप इच्छा है कि शादी करने का तो कर सकते हो। मैं तुम्हें तो मना तो नहीं कर रही हूँ ना। लेकिन देख लो, अगर मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तर हो गई तो मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। लेकिन नंद किशोर जी उस रात को बड़े जोश में थी। वो लड़की से बार बार लिपट रहे थे। अब उसके शरीर से सुगंध इतना फूट रही थी कि अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लड़की बार बार चेतावनी दे रही थी कि आप मेरे से दूर रहिए, वो एक टाइम आएगा तब हम मिलेंगे, तब हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन नंद किशोर जी को सर पर ना जाने कौन सा भूत उस रात को सवार हुआ था। वो नहीं माने, लड़की को पा ही लिए। लड़की लास्ट तक कहते थे कि देखो फिर हम मिल नहीं पाएंगे, मेरे कहना मानो, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन नंद किशोर जी के ऊपर शैतान सवार हो चुका था, अपना मनमानी करके ही माने। तब वो लड़की रोने लगी थी। कहने लगी तूने ये क्या किया? मैं आपसे कहती थी ना कि हम एक खास दिन को मिलेंगे। वो खास दिन पूर्णमासी थी, अब बस 3 दिन ही तो बाकी थी, लेकिन तुम माने नहीं। अब देखो, आज के बाद मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगी। लेकिन अब नंद किशोर जी का नशा उतर चुका था प्रेम का। वो एक तरह से अब डर भी गए थे कि मैंने क्या किया, मैं जोश जोश में कर दिया। अब ये लड़की जो बोल रही है, क्या ऐसा करेगी? क्या फिर मुझे दोबारा नहीं मिलेगी? अब बार बार अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, आप माफ़ कर दो। लड़की रोती रही और बोलती रही कि ना, ये मैं माफ़ नहीं कर सकती, मेरे बस का भी नहीं है, मुझे अब इस जगह से जाना होगा, अब मैं फिर कभी तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, बस ये आखिरी रात है तुम्हारे पास में। लेकिन नंद किशोर जी मनाने का भरपूर कोशिश करने लगे कि आप मान जाओ, मैं आगे से ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा। लेकिन लड़की ने कहा कि देखो, बस इसीलिए तुम्हें चेता रही थी कि तुम मुझसे दूर रहो, हम पूर्णमासी को रात को मिलते, तब तुम भी सकुशल रहते, मैं भी सकुशल रहती, और फिर हम दोस्त की तरह हमेशा रहते। हम पूर्णमासी की रात को हर रात को मिल सकते थे, संबंध बना सकते थे। लेकिन तुमने बहुत जल्दीबाजी दिखाई। अब इस वजह से अब हमारा रिश्ता आज से ख़त्म होता है। अब तुम अपना शादी ब्याह करो, और जैसा तुम्हारा परिवार कह रहा है वैसे तुम अपना करो। अब तुम्हारे पास इतना धन दौलत आ चुका है, अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? और हाँ, वो जो अंगूठी मैं आपको दे रखी हूँ वो मेरी अमानत है। कल आकर के इसी पानी के अंदर में उस अंगूठी को तुम फेंक देना, वो अंगूठी मुझे मिल जाएगा। ये अंगूठी अब तुम अपने पास में रखोगे तो फिर तुम नुकसान में आ जाओगे, जैसा तुम पहले में तुम्हारी हालत थी उसी तरह हो जाओगे। देर मत करना, कल ही किसी टाइम में आकर के उसी जगह पर पानी में डाल देना, वो अंगूठी मुझे अपने आप मिल जाएगी। इसके बाद वो लड़की रुकी नहीं, उसी किनारे पर आई, खेत के पास में। वो नंद किशोर रोकने की कोशिश करने लगे कि मुझसे बहुत गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। वो भी रोने लगे। लेकिन अब लड़की कहने की हमारे हाथ में नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं अब जा रही हूँ, कभी हम दोबारा मिल नहीं पाएंगे। उस अंगूठी को भूलना मत, पानी में ला कर रख देना, नहीं तो अंगूठी अपने पास में रखोगे ना तो जैसे तुम्हारा दौलत को बढ़ाया है, अगर अंगूठी तुम्हारे घर में रहेगी तो दौलत को खा भी जाएगी, तुम फिर फकीर के फकीर बन जाओगे। अब इसके बाद वो लड़की पानी में जैसे उतर रही हो, सीढ़ी एक एक कदम नीचे चलती जा रही हो, और आखिरी कार हाथ हिला करके जैसे बाय बाय टाटा बाय बाय किया हो, और पानी में डूब गई। नंद किशोर जी उस टाइम में रोते रह गए, और वो समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, ये काम मुझे बिल्कुल नहीं करना था, मुझे इंतजार करना था। वो लड़की कह रही थी ना कि सही टाइम आने दो, तब मैं खुद तुमसे संपर्क करूंगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, अब क्या हो सकता है। खैर, अब जो होना था हो चुका था, अपनी मचान तो दूर की बात है, अब तो खेत का कोई मतलब ही नहीं था। मचान जरूर थी,
लेकिन अब वो रखवाली थोड़ी करते थे। अब तो उनके पास में नौकर चाकर सब कुछ था और सब अब एक तरह से धन दौलत उनके पास सब कुछ आ चुका था। घर पहुंचे और दिन में अब वो जैसा लड़की ने बताया था अब वैसा ही उन्होंने किया। वो उस अंगूठी को अपने बक्से से निकाला, अब छुपा करके खेत के पास में आए और वहां पर उसी नदी के किनारे जहां लड़की सीढ़ी उतरती थी और उसी जगह पर आखिरी बार उस अंगूठी को एक आखिरी चुम्बन लिया कि तुम मेरे लिए बहुत लकी थी, अब जिसकी तुम हो उसके पास चली जाओ। अब फिर वो पानी में डाल दिए। पानी में एक भंवर सी बनी, इतनी तगड़ा भंवर बनी जैसे पानी गोल गोल घूमने लगा था और उसमें से एक हाथ निकला। उस हाथ को देख करके अब नंद किशोर जी पहचान चुके थे, वो हाथ उन्हीं के प्रेमिका की थी और वो हाथ अंगूठी को पकड़े हुए था और 2 मिनट हाथ फिर हवा में लहराया और फिर पानी के अंदर चला गया और वो जो भंवर बनी थी पानी में वो बिल्कुल धीरे 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 शांत हो चुका था। कुछ पल तो नंद किशोर जी उसी स्थान पर बैठ गए थे, उस पानी की तरफ देख रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहा था। अपनी प्रेमिका को वो दुख अब समझ रहे थे कि मैंने बहुत जल्दीबाजी की, मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए था। अगर मैं ये जल्दीबाजी नहीं करता तो आज मेरे पास जैसे मेरे पास में धन दौलत है, मेरी वो प्रेमिका भी रहती, हमेशा के लिए रहती, लेकिन मैं अपनी प्रेमिका को खुद खो दिया, ये मेरी गलती है। अब इसके बाद अपने घर की तरफ लौट चुके थे और कुछ महीने ऐसे ही वो गम में डूबे रहे। आखिरकार घर वालों ने उनको राजी कर लिया कि बेटा अब तो शादी कर ले। वास्तव में जो उनकी पत्नी मिली थी ना, अब उसी लड़की की हमशक्ल सी लगती थी। अब ये कैसे हुआ खुद नंद किशोर जी जान नहीं पाए। क्या उस लड़की ने ऐसा कुछ वरदान दे दिया था कि जाओ मेरी शक्ल के ही तुम्हें तुम्हारी दुल्हन मिलेगी? और सेम कुछ मिलता जुलता था उससे चेहरा उस लड़की से, और उस लड़की को पा करके अपने आप को धन्य मान रहे थे कि चलो इसी के रूप में मैं देखता रहूंगा और उसको याद करता रहूंगा। और कभी कभी वो नदी के किनारे उस जगह पर भी आते थे एकांत में, और वहां आकर के घंटे अब वहां पर निहारते रहते थे पानी को, लेकिन न पानी में कोई हलचल होता था, न कोई हाथ निकलता था, और न वो लड़की कभी भी उनको बाहर में दिखाई देती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी नंद किशोर जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को आप शेयर भी कीजिए। फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।